हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा? सभी उम्मीद है सभी अच्छे से होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से ही कर रहे होंगे, ठीक है ना। आज हम लोग बात करते हैं इस निर्देशांक ज्यामिति के अंदर, क्योंकि चैप्टर नंबर 7 चल रहा है और इसका वीडियो नंबर 4 है। 3 वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएंगे, बारी बारी से देखिए तभी ये 4 समझ में आएगी आपको, ठीक है। आज हम लोग बात करेंगे इसके अंदर वीडियो नंबर 4 में प्रश्नावली हम लोग बात करते हैं। एक तो पहले कंप्लीट कर ही ली हमने, इससे पिछले वाली प्रश्नावली, ठीक है ना। 7.2 है ना, 7.2। वो 7.2 के अंदर नहीं घुसेंगे, पहले इसको हम लोग थोड़ा सा परिचय लेंगे, यानी कि इंट्रोडक्शन लेंगे। इसके अंदर बात क्या है, ठीक, उस इंट्रोडक्शन को हम लोग पढ़ेंगे। और इंट्रो को आपको पता है, इंट्रो को पढ़ने के बाद आपके दरवाजे टोटल खुल जाते हैं कि आप एक्सरसाइज के अंदर जा करके भी सवाल कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब कहने की बात ये कि बेसिक चीज़ें क्या है इस एक्सरसाइज को लेकर के, वो हम सब डिस्कस करेंगे और उसको लेकर के ही आज ये वीडियो होने जा रहा है। तो अब अगर हम बात करें किसकी, इस वीडियो की, इसमें हमें पढ़ना क्या है। सबसे पहले क्या, एक ही टॉपिक पढ़ना है और वो है हमारा विभाजन सूत्र। क्या है? विभाजन सूत्र। इसी पे क्वेश्चन करने हैं और इसी को समझना, ये होता क्या है। पहले 5-10 मिनट में मैं आपको समझा दूंगा। अंग्रेजी में कहते हैं सेक्शन फॉर्मूला। क्या कहते हैं? सेक्शन फॉर्मूला आपके पास में, ठीक, सेक्शन फॉर्मूला। बड़े इजीली समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और कैसे समझ में आएगा अब देखते रहिएगा। पहले मतलब समझिए, जैसे कि लिखा है सेक्शन फॉर्मूला या फिर हिंदी में विभाजन। विभाजन का मतलब समझते हो ना, थोड़ा सा अगर देसी भाषा में लोग सोचें बिल्कुल क्या मतलब रहेगा विभाजन का, सीधा सीधा दिमाग में आता है कि तोड़ देना, यानी कि टुकड़ा, है ना, सीधी बात है। सेक्शन अंग्रेजी का शब्द आपने बहुत सुना होगा स्कूलों में, कि अगर हमारे पास मान के चलो क्लास 10th में है ना, क्लास 10th में टोटल बच्चे हमारे पास 90 हैं, है ना। अब 90 की तो क्लास बना नहीं सकते स्कूल वाले, 90 की बड़ी क्लास बैठेगी। तो क्या करेंगे वो लोग, एक काम करते हो, 3 सेक्शन बना देंगे। सेक्शन ए बना देंगे, सेक्शन बी बना देंगे और सेक्शन सी बना देंगे। और तीनों सेक्शनों में 30-30 बच्चे दे देंगे ताकि पढ़ाई करने में भी ईजी रहे। तो इस सेक्शन का मतलब, इसका हमने क्लास का विभाजन कर दिया, है ना। तो विभाजन का मतलब सीधा सीधा आपको समझ में आना चाहिए, क्लास के हमने टुकड़े कर दिए। तो उसी शब्द की सेंस को हम इस्तेमाल करते हुए आज इस विभाजन सूत्र को पढ़ेंगे। विभाजन सूत्र का मतलब क्या है, 2 मिनट में समझ में आता है। देखिए, हमने से पिछले वाली वीडियो में किन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकाली। मैं पूरा लिखूंगा यहाँ से, है ना, कि अगर मेरे पास ये पॉइंट कोई ए है, सपोज कर लीजिए, इसके कोऑर्डिनेट x1, y1 है, ठीक है ना। और एक दूसरा पॉइंट मेरे पास यहाँ पे मेरे भाई, और इसके कोऑर्डिनेट x2, y2 हैं बेटा, ठीक है। तो हमने इनके बीच की डिस्टेंस तो निकालना सीख लिया था इन योर एक्सरसाइज, जो हमारी प्रश्नावली पहली थी। अब विभाजन का मतलब ये है कि अगर कोई पॉइंट इस लाइन के ऊपर, क्योंकि ए भी एक रेखा ही बनेगी, 2 बिंदुओं से मिलकर तो एक रेखा ही बनती है ना बेटा। तो इस रेखा आपके पास में, इस रेखा पे कोई एक पॉइंट इस तरीके से आ जाए, कहीं भी, एनीवेयर। सपोज वो पॉइंट यहाँ आ गया, ठीक भाई, उस पॉइंट को मैंने कहा P, और इसके कोऑर्डिनेट हमने निर्देशांक कहा इसके x, y है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और ये जो पॉइंट है, इस वाली रेखा को हम कह दे रहे हैं कि m1 अनुपात m2। कुछ किताबों में mn लिख रहा कि m, n। तो आप m1 NCERT से पढ़ रहे हैं ना हम लोग, तो NCERT में हमारा, ताकि चीज़ें उसी से जुड़ी रहें, कोई नई चीज़ ना हमें अजीब सी लगे, तो हमने कहा है कि ये जो लाइन है लाइन AB है, इस लाइन को हमारे पास में, यहाँ थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, कोई पॉइंट P m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। अनुपात तो आप समझते हो, छोटी क्लासेस में रेशो आपने पढ़ा था, ठीक भाई। तो अगर हमारे पास बस यही खेल है, ये सेक्शन फॉर्मूला, ये विभाजन सूत्र हम लोगों को बताता क्या है कि अगर कोई पॉइंट हमारे पास में बेटा P, x, y किसी भी एक रेखा को और एक रेखाखंड को m1 अनुपात m2 में काटता हो, यानी कि ये वाला हिस्सा m1 रहेगा और ये वाला हिस्सा m2 रहेगा, तो हम लोग इस P के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। और वो कौन बताएगा? ये विभाजन सूत्र बताएगा। कैसे कि x का जब मान निकालेंगे तो वो हमेशा इक्वल होगा x1 m2, ठीक है ना, यानी दिस इंटू दिस, प्लस x2 m1 अपॉन m1 प्लस m2। इसको बिल्कुल याद कर लीजिएगा फॉर्मूले को, ठीक है। प्रूफ में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको प्रूफ में ज़्यादा जाने की आवश्यकता नहीं है क्लास 10th में।
तो आप इसका फॉर्मूला आसानी से यूज कर सकते हैं कि x1m2, ठीक है ना, आपके पास में, और x2m1 क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे हो रहा है कि x1 यहाँ लिखा, x2 यहाँ लिखा, और आपके पास में m1 ये है, m2 ये है। तो कैसे करना है, x1m2 और x2m1 ये देखिए अपॉन आपके पास में लिखना है, प्लस करके लिखेंगे अपॉन m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। तो याद हो जाएगा, इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। आप लोगों ने बड़े बड़े काम कर लिए हैं, पीछे 6 चैप्टर करके आए हो, तो इसको भी याद आसानी से कर लोगे। तो हमारा जो x कोऑर्डिनेट है मीन्स ये वाला ऐसे आसानी से निकल आएगा, ठीक है। और अगर y निकालेंगे बेटा तो y कैसे निकलेगा, सेम तरीके से x1 y1 की जगह x1 x2 की जगह y1 y2 रिप्लेस करना है। बस देखिए y1 m2 एंड प्लस 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 हमारे पास में y2 m1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये हमारे पास में जो देता है हमें x और y की वैल्यूज़, तो इसको कहते हैं विभाजन फॉर्मूला आपके पास में, यानी कि विभाजन सूत्र। इसके माध्यम से हम आसानी से किसी भी पॉइंट के क्वेश्चंस हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। अब इसमें एक बात है, इस फॉर्मूले को हम लोग देखो सीधी सीधी बात है, इस विभाजन सूत्र के ना कुछ पॉइंट्स भी बनेंगे आपके पास में। पॉइंट्स क्या कि एक नंबर एक आता है आपके पास में जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, अंतः विभाजन, ठीक है नहीं, अंतः विभाजन वाला फॉर्मूला। अंतः विभाजन का मतलब अगर कोई पॉइंट जो है इस रेखा को अंदर से काट दे, जैसे इस मंत्र ये जो केस है ये अंतः विभाजन का ही केस है, ये वाला जो फॉर्मूला बताया। दूसरे नंबर पे हम लोग इसमें पढ़ेंगे मध्य बिंदु वाला केस। कौन सा, मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, मतलब ये पॉइंट अगर बिल्कुल बीचों बीच चला जाए तो क्या स्थिति बनेगी हमारी, तब हम लोग इस फॉर्मूले को यूज करना सीखेंगे, ठीक है। और फिर हमारे पास ये हमने सीखा नहीं है। फिर तीसरे नंबर पे आता है बाह्य विभाजन वाला केस, है ना, विभाजन वाला केस। और इसको हम लोग यहाँ पे स्टडी नहीं करेंगे, ये टॉपिक क्लास 11th का है। किसका है, क्लास 11th का है। समझ में आ रही बात, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। हम लोगों को सिर्फ क्लास 10th में बोर्ड की परीक्षा में जिन 2 पॉइंट्स को कवर करना है वो पॉइंट्स हमारे पास में अंतः विभाजन और मध्य बिंदु को लेकर के क्वेश्चंस को हम लोगों को करने हैं। और अंतः विभाजन का फॉर्मूला मैंने ये बता दिया, ठीक है। इसको अप्लाई कैसे करना है उस पर थोड़ा सा काम करने की जरूरत है मुझे। पहले मैं इसको अप्लाई करना सिखा दूँ ताकि इससे जान पहचान बन जाए, फिर मैं इसके बाद मध्य बिंदु वाला कॉन्सेप्ट ये कहीं सिखा दूंगा। और इसको लेकर के हम लोग एग्जाम्पल नंबर दिया है एनसीईआरटी में, उदाहरण हमें दिया है उदाहरण नंबर 6, ठीक है, आपके पास में उदाहरण नंबर 6। उदाहरण नंबर 6 को आप अपने एनसीईआरटी की किताब में जो है पढ़िएगा, और मैंने स्क्रीन पे भी दे दिया। वैसे उसने कहा कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करिए जो बिंदु 4,-3 हमें कहा गया है इस तरीके से कि ये पॉइंट तो हमारे पास जो है वो 4,-3, ठीक है ना, आपके पास में। और ये जो बी पॉइंट है अनदर पॉइंट वो 8,5 है, ठीक है नहीं। 8,5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से, अच्छा ये जो अंतः विभाजन में लिखा है इसका दूसरा नाम ये भी हो सकता है आंतरिक रूप से। कैसे लिख सकते हैं इसको, दूसरा नाम इसका आंतरिक रूप से, आंतरिक है ना, आंतरिक का मतलब अंदर से, आंतरिक रूप से, इंटरनली अंग्रेजी में इसको कहा जा सकता है। मैं कहाँ लिखूं इसको, बाह्य विभाजन को रफ कर दे रहा हूँ, क्लास 11th में हमें पढ़ना है इसको, तो इसी को थोड़ा डिटेल से देख ले। अभी मध्य बिंदु भी दिखाएंगे। अंदर कहते हैं इसको इंटरनली, ठीक है, इंटरनली है ना आपके पास में, स्पेलिंग को समझिएगा सिर्फ, ठीक है, इंटरनली। तो हमें क्या कह रहा है वो, उस बिंदु के निर्देशांक याद कीजिए जो बिंदुओं 4-3 और 8,5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1, मतलब हमारे पास यहाँ कोई पॉइंट है, कहीं भी हो सकता है वो पी पॉइंट ये, ठीक है, इसको हम XY कह देंगे, और जो इसको 3:1 में विभक्त कर रहा है, सेम कंडीशन बन रही है, ऊपर नीचे लिखा है सिर्फ, कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये हिस्सा 3 है ये हिस्सा 1 है। तो अब हमें इस P के निर्देशांक निकालने हैं, मतलब सीधी सीधी बात है। अब वो समय आ चुका है कि हम लोगों को ये जो पॉइंट्स विभाजन सूत्र है उसका यूज करना, मीन्स इस वाले पोर्शन का भी यूज करना है बेटा, ये वाला, है ना। तो चलिए फटाफट करते हैं, इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, आसानी से आप लोग जो अच्छे बच्चे समझ लेंगे कि x कैन बी फाइंड आउट। देखिए सिंपल क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने के लिए, महसूस करने के लिए मैं इसको x1 कह दे रहा हूँ, इसको y1 कह दे रहा हूँ, है ना, सीधी बात है।
और इस वाले पॉइंट में मैं इसको x2 और 5 को कह दे रहा हूँ y2, कह दे रहा हूँ क्या हूँ, माना ही ऐसे जाएगा ताकि ये मैच कर पाए इस फॉर्मूले से। तो x जब हम निकालते हैं तो फॉर्मूला होता है x1 m2, x1 m2 का मतलब x1 कौन है, 4 है, 4 इंटू m2, और ये कहलाएगा m1 और बेटे ये कहलाएगा आपका m2। यानी कोई प्रॉब्लम किसी को, मैं इधर लिख दे रहा हूँ इस 1 को यहाँ लिख करके और थोड़ा m2 को क्लियर कर दे रहा हूँ। बात समझ में आ रही है? तो फॉर्मूले में क्या लिखेंगे, x1 m2 का मतलब है 4 इंटू 1, 4 इंटू 1 प्लस 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 x2 m1, x2 m1 का मतलब आपके पास में कि x2 की जगह लिखा जाएगा 8 और m1 है हमारा 3 बटे m1 प्लस m2 के 3 प्लस 1। मुझे लगता है कि अगर थोड़ा सा भी आपने कोशिश की हो समझने की, आसानी से समझ में आ जाएगा। और अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो 4 कम 4 प्लस 8 थी 24 और बटे आपके पास में 4 है ना। और जब इसको कैलकुलेट करेंगे 28 बटे 4 और 7 चौक होता है 28, तो x की वैल्यू आ गई 7। ठीक मेरे भाई, देन इसे लिख सकते हैं x इजिकल टू हमें 7 मिल गया है ना। इसको आप ऐसे लिख लीजिए। अब मैं y निकालना चाहता हूं। y को निकालने के लिए क्या तरीका है, y निकलेगा इस वाले फॉर्मूले से। वही तरीका है कि y1 m2, y1 कितना है माइनस का 3 इंटू 1 प्लस 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 y2 m1 यानी कि 5 इंटू 3, ध्यान दीजिएगा 5 इंटू 3 यानी कि 5 इंटू 3 अपॉन कितना m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, 3 प्लस 1। तो सॉल्व कर लीजिएगा और 3 एकम 3 माइनस का और 4 तिया 12, सॉरी 5 तिया 15 बटे 4, यह जाएगा 15 12 बटे 4 और कटेगा 3 बार। तो y का जो मान है मेरे भाई, मैं थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ उसको है ना। तो x का मान तो सीधी सीधी बात है 7 था एंड y का जो मान है वो आया मेरे पास में 3। तो जो p के कोऑर्डिनेट हैं यानी कि p था क्या, xy तो था, तो आ जाएगा 7,3। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा है ना। अच्छा, इसको एक तरीके से और आप थोड़ा लिखने में, अगर आपको ये अभी दिक्कत हो रही होगी ये करने में x1 m2, ठीक है ना, x2 m1 करने में समस्या है, तो अगर आपको ये समस्याएं हैं तो फिर एक थोड़ा सा कुछ सवालों के लिए, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए, आप अलग अलग लिख लें x1 x2 y1 y2 m1 m2। इस सवाल के अंदर से छांट लें कि x1 x2 क्या है, y1 y2 क्या है। x1 कितना है 4 है, ठीक भाई। y1 कितना है आपके पास में, y1 कितना है माइनस का 3 है, ठीक है ना, माइनस का 3 है। थोड़ा सा घिचपिच हो गया मामला, चलो मैं खुल के दिखाता हूँ थोड़ा सा इसको अच्छे से बता करके। तो अभी तो समझ में आया होगा ना कि पॉइंट कैसे निकलना है। तो अब थोड़ा सा इसको मैं ऊपर से थोड़ा ये वाली चीज मैं रफ कर दे रहा हूँ यहाँ से है ना, ये वाला अंतर विभाजन वगैरह अभी डिस्कस करेंगे इन चीजों के बारे में, कि अगर आपको ये थोड़ी समस्याएं बन रही हो, इसका आंसर मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इधर है ना, कि जो पी पॉइंट आया है वो आया है 7,3 है ना, 7,3 ही है क्वेश्चन में भी जो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट्स था है ना। तो अगर ये काम करने में समस्या आ रही हो कि ये वाला x1 m2 m2 x1, तो उसके लिए एक इलाज है, कुछ क्वेश्चंस में आप ये कर सकते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस बन जाए, कि आप x1 की वैल्यू लिख लें, फिर आप x2 की वैल्यू लिख लें, y1 की वैल्यू लिख लें और फिर y2 की वैल्यू लिख लें, इधर m1 लिख लें कितना होता है, इधर m2 लिख लें कितना होता है, फिर आप फॉर्मूले में भरेंगे और आंसर आसानी से आएगा। फिर आसान तो ये है, उसमें थोड़ा लिखना ज्यादा पड़ेगा। देखिए x1 कितना बनेगा 4 है, ठीक है, और y1 कितना बनेगा 3 है माइनस का, ठीक है। देन m1 कितना है 3 है, सीधी सीधी बात है। x2 8 है और बेटा y2 5 है, y2 5 है, और आपके पास में m2 जो है वो 1 है, ठीक। अब ये जो पूरा का पूरा मटेरियल आपने तैयार किया है, इसको बस इधर की तरफ फेंक देना है। मतलब अब आपको केवल मान रखने और कैलकुलेशन कर देनी है, आपको वो जुगाड़ नहीं करना, क्या नहीं करना कि x1 m2 x1 वाला। लेकिन वो भी कोई यार, मैं थोड़ा सा बस कुछ बच्चों के लिए इतना मैंने बता दिया, लेकिन इतना बताने की जरूरत नहीं थी। आप लोग इसी में खुश हो जाना है, मुझे लगता है सब बच्चे इसी में समझ गए होंगे। ये तो वैसे ही हमने बता दिया, अगर इस ऐसे करना है तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था आपका जो डिटेल मैंने बताई है आपको, दैट्स ऑल अबाउट। एक एग्जाम्पल जो किया है ये पूरा का पूरा आपका दिखाता है किसके, आंतरिक विभाजन को, किसको, आंतरिक विभाजन को है ना, अंत विभाजन को कह सकते हैं, अंत विभाजन, ठीक है ना, अंत
विभाजित, जो अंदर से विभाजित हो रहा है। अंतर विभाजन का मतलब सीधा है कि लाइन ये हमारे पास ए बी है और उसके अंदर कोई पॉइंट है। आप कहोगे गुरुजी बाहर से भी कोई काट सकता है, तो वो केस अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, उस केस को हम लोग 11th में पढ़ेंगे। हाँ, बाहर से भी विभाजन हो सकता है, ठीक है, बाहर से भी विभाजन हो सकता है, वो हम लोग क्लास 11th में हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ अंतर विभाजन की बात करेंगे। चलिए, अब मैं आपके सामने इस फॉर्मूले को रफ नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ एग्जाम्पल रफ कर रहा हूं ताकि मैं अंतर विभाजन के बाद में एक दूसरा पॉइंट मैंने कहा था, एक केस और बनता है। वो कौन सा केस बनता है बेटा? वो होता है मध्य बिंदु वाला। कौन सा? मध्य बिंदु वाला केस। और मध्य बिंदु में क्या है कि मध्य बिंदु है ना, मध्य बिंदु वाला केस बेटा। तो मध्य बिंदु में क्या होता है कि अगर 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 समझिएगा, अगर मैं यहाँ पे इसको थोड़ा एडवांस कर रहा हूँ, अगर मेरे पास ये क्वेश्चन को दोबारा लिख रहा हूँ, इस पॉइंट को मैं ए कह दे रहा हूँ, एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इट x1, y1, ठीक है, x1, y1, एंड अनदर पॉइंट यहाँ पे हम लेते हैं b पॉइंट कोई, और b के कोऑर्डिनेट हम लोग लेते हैं, b थोड़ा सा लिखो, x2, y2, वही है ऊपर वाला ही। और अगर मैं कोई पॉइंट इसमें, इस बार देखो, इस बार अनुपात में था। अनुपात का मतलब इधर वाला हिस्सा m1 कह दिया था, जैसे इस क्वेश्चन में कहा था कि इधर वाला हिस्सा हमारा 3 है, इधर वाला हिस्सा 1 है। तो मध्य बिंदु, अगर ये लाइन का मध्य बिंदु होगा, ये जो P पॉइंट है, अगर इस लाइन का मध्य बिंदु होगा, यानी कि मिड पॉइंट होगा, कैसा होगा? मध्य बिंदु। तो ये 3 और 1 ना होकर के फिर ये या तो 3-3 होगा दोनों तरफ, या फिर दोनों तरफ 1-1 होगा, मतलब जितना हिस्सा ये होगा उतना ही हिस्सा होगा, ठीक है ना? समझ रहे हो ना? तराजू का जो बीच में जो लटकता है, वो आपने देखा है, वो डंडा लगा रहता है, उसमें ये जो पॉइंट होता है बिल्कुल मध्य बिंदु पे होता है, जितना हिस्सा इधर होता है उतना हिस्सा इधर होता है। तो सीधी सीधी बात है, इस केस में क्या होगा, अगर मुझे P के कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे x, y, ठीक है ना, तो इस केस में m1 जो रहेगा और m2 जो रहेगा वो दोनों बराबर रहेंगे। क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे, m1 m2। तो मैं इनको m1 m2 अलग अलग क्यों कहूं? मैं सीधी सीधी बात है, मैं इसको भी m कह देता हूं और बेटे इसको भी मैं m कह देता हूं, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होगी। तो जब ये m हो जाएगा, तब हमारा फॉर्मूला जो रिड्यूस होगा वो कैसे बनेगा? मैं सीधी बात है, ये पूरा का पूरा कार्यक्रम यही है, बस इसमें चेंज कितना आया, m1 की जगह भी m लेना है और m2 की जगह भी m ही लेना है। तो सीधा सीधा इन फॉर्मूलोज के अंदर, जैसे x निकालूंगा मैं, x1 m2 की जगह भी हम m लेंगे, तो यहाँ लिख सकते हैं हम, यहाँ कहाँ अगर लिखें, ठीक है नहीं, मध्य बिंदु के लिए, है ना, मध्य बिंदु के लिए, ठीक है ना, मध्य बिंदु के लिए, मध्य बिंदु के लिए हम लोग लेंगे m1 बराबर m2, है ना, दोनों चीजें बराबर होनी चाहिए। और हम कह रहे थे सपोज ये m1 बराबर m2 m के बराबर है, फिर देखते हैं क्या बनती है बात। तो जब x निकालेंगे तो x निकलेगा x1 m, क्योंकि x m2 की जगह हम m लिखेंगे, प्लस x2 m बटे m प्लस m। थोड़ा सा कैलकुलेट इसको कर सकते हैं, m दोनों में से कॉमन आ जाएगा बेटा, और अंदर बचेगा x1 प्लस x2, और बटे हमारे पास m और m हो जाएगा 2m, m से m कटेगा। तो सीधी बात है कि जो x है हमारा, ठीक है, दिस इंप्लाइज मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, x जो हमारा है वो आ जाएगा x1 प्लस x2 बटे 2, बात खत्म हो गई, ठीक है। अब y को जैसे निकालें, y भी सेम निकलेगा कि हमारे पास y1 m2 था, लेकिन m2 की जगह भी हम m भरेंगे, प्लस आपके पास में y2 m, क्योंकि इसकी जगह भी m भरा जाएगा, अपॉन m प्लस m। तो हमारे पास आ जाएगा, m कॉमन निकाल लें तो m ऊपर से कॉमन निकलेगा, तो y1 प्लस y2, ठीक है बेटा, अपॉन 2m, क्योंकि m 2m हो जाएगा, m से m कटेगा। दिस इंप्लाइज जो y की वैल्यू है वो हो जाएगी y1 प्लस y2 बटे 2। तो मध्य बिंदु में हमारे पास सीधी सीधी बात है, इस तरीके से कोऑर्डिनेट निकल आएंगे, निर्देशांक इस तरीके से निकल आएंगे। तो ये कह सकते हैं, मैं अब थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख सकता हूँ, अच्छे से कैसे लिख सकता हूँ कि यदि मैं इस वाले केस में लिख रहा हूँ, ये मध्य बिंदु वाला पूरा पोर्शन बन जाएगा इधर की तरफ, ये जो बॉक्स बनाया है मैंने इधर वाला, ठीक है, ये वाला, हाँ, यदि P मध्य बिंदु हो तब हम क्या कहेंगे, तब जो P है, P के निर्देशांक बनेंगे हमारे पास कि x1 प्लस x2 बटे 2 कोमा y1 प्लस y2 बटे 2। तो इसका भी यूज हम बहुत ज्यादा करेंगे क्वेश्चंस के अंदर। तो अभी धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे चीजें जब आगे बढ़ेंगी तो एक एग्जांपल लेके दिखा दो इस पे आपको छोटा सा,
ताकि आपको क्लियरिटी आ जाए। मैं रफ कर रहा हूँ, सिर्फ इसको छोड़ूंगा कि मध्य बिंदु वाला, तो मैं अब पूरा रफ करूंगा इसको, पूरा बोर्ड मेरे को चाहिए क्योंकि मैं क्वेश्चंस की तरफ जाऊंगा, तो क्वेश्चंस में तो भाई स्पेस ही चाहिए। ये मैंने कैलकुलेशन की थी, आप लोग इसको अपने आप हाथ से करके देखें, ठीक है ना, आपके पास में। और मध्य बिंदु का पूरा पोर्शन छोड़ दे रहा हूँ मैं ये वाला, ठीक है। अब मैं एक एग्जाम्पल अपनी तरफ से ले रहा हूँ। सपोज कर लीजिए हमारे पास एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ मैं अपनी तरफ से, कि एक लाइन है जिसका एक सिरा ए पॉइंट है, उसके निर्देशांक हम कह रहे हैं 1,3 है, और दूसरा हमारे पास ये बी है और इसका एक सिरा हमने कह दिया 5,5, हमने कह दिया 5,5,5,7 कह दिया हमने 5,7। मेरे को एक पॉइंट निकालना है पी क्या है, मध्य बिंदु है, पी क्या है, मध्य बिंदु है। हमें मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं, तो सीधी सीधी बात है, पी के निर्देशांक कैसे निकलेंगे, ये लिख लेंगे, ऐसे डायरेक्ट कर लेंगे बस। मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक, ठीक है। तो मध्य बिंदु के जो निर्देशांक निकलेंगे बेटा, वो कैसे निकलेंगे, इजीली निकलेंगे। कैसे, पी आ जाएगा, ऐसे ही लिख देंगे जैसे उसमें x1 + x2। व्हाट इज x1, ये x1 बनेगा, ये y1 बनेगा, और ये x2 होगा, ये y2 होगा। तो x1 1 + 5/2 कोमा, y1 + y2 3 + 7/2। तो जब कैलकुलेट कर लेंगे तो 1 + ये 6/2, ठीक है, कोमा 10/2, ठीक है ना। तो p = आ जाएगा, ये 3 बार कटेगा, 3,5, 3,5 इसका मध्य बिंदु के कोऑर्डिनेट हमारे बन जाएंगे। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये था पूरा का पूरा कहानी, पूरी की पूरी एक कहानी रही है विभाजन सूत्र को लेकर के, जो कि इंट्रोडक्शन हुआ है। अब हम एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स की तरफ जाएंगे और इसके जितने भी एग्जाम्पल है उनको निपटाएंगे, ठीक भाई। तो एक बार बोर्ड में रफ कर रहा हूँ, और बाकी आप लोगों को जो ठीक ठाक लगे और वो नोट कर सकते हो, और साथ ही साथ किताबों में थोड़ा ध्यान रखिएगा, बस और कुछ ना। मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, ठीक। अब हम लोग जैसे कि इसमें आप तब तक मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आपसे सभी से रिक्वेस्ट है कि एग्जाम्पल 6 में करा चुका हूँ, 7 को जरा पढ़िएगा। किसको पढ़िएगा, 7 को, ठीक है। 7 में क्या कहा गया है हमें, एग्जाम्पल नंबर 7, उदाहरण नंबर, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर, उदाहरण जो है वो हमारा कितना है, 7 नंबर है, ठीक है। कहा गया है, स्क्रीन पे भी क्वेश्चन देखो स्टाइल से आया होगा इस बार, है ना, कि बिंदु 4,6, बिंदुओं ए 6,-6,10 और बी 3,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, ठीक। तो कहा गया है कि मेरे पास एक लाइन है, रेखा है, इस रेखा में ये वाला हिस्सा इसका ए कहा है, ए के कोऑर्डिनेट मेरे पास -6,10 कहे हैं, और बेटा 6,10 ही है ना, -6,10 है। और फिर बी के जो कोऑर्डिनेट है, ये वाला सिरा बी है, और बी के जो कोऑर्डिनेट है भाई साहब वो 3,-8 हैं, और कोई बीच में पॉइंट पी दिया गया है, और पी जो दिया गया है हमारे पास वो कह रहा है -4,6 है, 4,6 है। तो हमें ये पूछ रहा है को जोड़ने वाला रेखाखंड किस अनुपात में विभाजित करता है। देखिए अभी सवाल जो किया था, देखिए समझिएगा, हमने अभी सवाल किया था कि अनुपात दिया हो, अनुपात से हम लोग निकाला था बिंदु, क्या निकाला था, बिंदु, कौन सा बिंदु, पी पॉइंट, है ना, पी पॉइंट निकाला था। अगर आपको अनुपात यानी कि M1 M2 अगर हमारे पास में दिए हों, ये क्या दिया गया हो, ये पूरी चीज आपको दिया हो तो आप लोग बिंदु निकाल सकते हो, ठीक है ना, बिंदु निकाल सकते हो, जो कि हमने उदाहरण नंबर 6 में किया है। बिल्कुल सही बात है। अभी जो उदाहरण नंबर 6 किया है एनसीईआरटी में आप देखिएगा, उसमें हमने अनुपात दिया गया था कि किसी लाइन को कोई पॉइंट कितने अनुपात में काट रहा है, और हमने वो पॉइंट पी निकाल दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 7, उदाहरण नंबर जो 7 है, समझिएगा बेटा ध्यान से थोड़ा सा, वो उल्टा है, वो हमें बिंदु दे दिया, इस बार इन्होंने बिंदु P दिया है, ये क्या है, दिया है, वो मेरे को उल्टा कह रहा है कि अब अनुपात निकालो, क्या निकालो, अनुपात। ये रिवर्स क्वेश्चन हो गया, क्या हो गया, रिवर्स अनुपात। लेकिन एक बात मैं आपको समझा दूं,
अगर हमें अनुपात निकालना जरा सिंपल तरीके से देखिएगा, मान के चलो कि अगर ये m1 अनुपात m2 में इसको डिवाइड करते हैं, ये पॉइंट P जो है इस रेखा को m1 अनुपात m2 में डिवाइड करता है, किसमें डिवाइड करता है, तो मुझे कोई भी एक ऐसा मेथड इस्तेमाल करना पड़ेगा, कोई भी एक ऐसी विधि इस्तेमाल करनी पड़ेगी जिससे मैं m1 और m2 के मान निकाल पाऊं। यही बात होगी ना, तभी तो आंसर निकलेगा, तभी तो आप कह पाओगे भाई m1 अनुपात m2 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। ये अनुपात ऐसे ही तो होता है m1 बटे m2, है ना आपके पास में। लेकिन अब आप खुद ही सोच सकते हो कि दो चीजों को निकालना मुश्किल रहता है, ठीक है ना। तो बेहतर है कि एक ऐसी टेक्निक आए हम इस्तेमाल करें जो कि छोटी भी हो और थोड़ी सी मेहनत में भी हमें कंजूसी करनी पड़े, थोड़ा सा मेहनत भी कम करनी पड़े। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन करने होंगे, ध्यान रखना कभी भी बिंदु आपको दिया गया होगा, कौन सा विभाजन बिंदु है, ध्यान रखना कौन सा विभाजन बिंदु, विभाजन करने वाला बिंदु, विभाजन बिंदु है ये जो बीच वाला पॉइंट होता है इसको क्या कहते हैं, ये विभाजन बिंदु है जो विभाजित कर रहा है। अगर विभाजन बिंदु दिया हो तो अनुपात कैसे निकालते हो, तो सिंपल मेथड ध्यान रखिए कि m1 m2 मान के नहीं करना है, ठीक है। आप इसको k1 अनुपात मान के करना है। आपको गुरुजी k क्या बोला है। अच्छा एक बात बताइए, मैंने 3/4 है मेरे पास, 3:4 को मैं क्या लिखता हूं, 3:4 को मैं 3/4 लिख सकता हूं इजीली। और इस 3/4 को अगर थोड़ा सा दिमाग लगाऊं मैं 3/4/1 भी तो लिख सकता हूं। बताओ कोई दुनिया की कोई ताकत है जो उसको गलत ठहरा दे। 3/4 को मैं 3/4/1 भी तो लिख सकता हूं। इसका सही सही मतलब यही तो है मेरे भाई, और क्या है। अगर मैं अभी तो ये m1 ये m2 था, तो मतलब ये कहने के बाद ये था m1/m2 था, ठीक भाई। तो अब मैंने क्या कर दिया, अब मैंने क्या कर दिया, m1/m2 ऊपर कर दिया और इसी को मैंने k कह दिया। कह सकता हूं नहीं कह सकता हूं। अब सीधी सीधी बात है, सीधी सीधी बात यह है कि मेरे को m1 m2 की वैल्यू नहीं निकालनी है, m1 m1 और m2 का चक्कर में नहीं पड़ना है मुझे कतई भी, मुझे सिर्फ k का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, k का मान निकालना। और k का मान निकालने के लिए सीधी सीधी बात है, अभी जो हमने विभाजन सूत्र बताया था उसको दोबारा से रिपीट करके अप्लाई करके आंसर आपके सामने निकाल के दूंगा और आपको बिल्कुल समझ में आएगा। कैसे, देखिए मेरे पास फॉर्मूला क्या था, अगर ये पॉइंट A है इसके कोऑर्डिनेट x1, y1 हो जाते हैं, ठीक भाई। और ये कोई पॉइंट B है इसके कोऑर्डिनेट x2, y2 हो जाते हैं। तो मेरे को एक पॉइंट P होता है, P पॉइंट होता है और जिसको हम लोग कहते हैं x, y और जो इसको m1 अनुपात m2 में डिवाइड करता है। तो हमने कहा था कि x1 जो x जो बनेगा वो बनेगा x1 m2 प्लस x2 m1 बटे m1 प्लस m2। मैंने कोई बहुत पहले बात नहीं बताई थी, अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, वीडियो की शुरुआत में ही बताई थी। ये विभाजन सूत्र बताया था मैंने, बताया था नहीं बताया था, ठीक भाई। अब अगर y निकालना है तो y2 m1 प्लस, अरे गलत कर रहा हूँ, y1 m2 कर सकते हैं y2 m1 भी, लेकिन हम एक पैटर्न से चल रहे हैं तो उसी से करेंगे। y1 m2 प्लस y2 m1 अपॉन m1 प्लस m2, दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग। आप इस तरीके से इसको कर सकते हो। तो ये आपका विभाजन सूत्र था। अब इस विभाजन सूत्र को मैं फटाफट उस वाली फॉर्मूले ऊपर जो डायग्राम बना है इसमें अप्लाई करूंगा। तो इसमें एक लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, माना यहाँ पे कि क्या, माना P बिंदु, ठीक है, P बिंदु रेखाखंड, ठीक है, AB को के अनुपात 1 में विभाजित करता है, विभाजित करता है, ठीक है, करता है। तब अब बात सुनिएगा मेरी, व्हाट इज दिस, ये m1 बन जाएगा, ये m2 बन जाएगा, और उठाइए फॉर्मूला पहले वाला। तो और ये देखिए मैं लिख दे रहा हूं क्लियर। तो m1 हमारे पास कितना आ जाएगा, k आ जाएगा, ठीक भाई। और m2 हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। x1 हमारे पास कितना आ जाएगा, -6। y1 हमारे पास कितना आ जाएगा, 10। और x2 कितना आ जाएगा हमारे पास, देखिए 3। और y2 कितना आ जाएगा हमारे पास, -8। और x कितना आ जाएगा, यानी कि ये वाले जो चीजें हैं भाई, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x, y है,
ठीक है, तो इन्हीं को भाई साहब मैं फैला के लिख रहा हूँ बस, ठीक है नहीं आपके पास में, या ना भी लिखो तब भी काम चल जाएगा यार। चलो लिख लो, जब इतना लिखा तो पूरा लिख लो। तो x हमारे पास 4 आ जाएगा एंड y इज इक्वल टू हमारे पास में 6 आ जाएगा। एनी प्रॉब्लम किसी को? बस भाई। अच्छा, इसमें एक खास बात है, आप सिर्फ x वाला काम कर लो, बाकी सब हो जाएगा। पहले मैं लगा रहा हूँ ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ विभाजन सूत्र का। हम जानते हैं x इज इक्वल टू होता है x1 m2 प्लस x2 m1 अपॉन m1 प्लस m2। इसी से काम बन जाएगा आपका, ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। अब इस x1 की वैल्यू माइनस का 4 है बराबर x1 m2, x1 की गुणा m2 में करनी है तो माइनस का 6 गुणा 1 प्लस x2 m1 इस x2 की गुणा m1 में करनी है तो 3k बटे m1 प्लस m2 k प्लस 1। ठीक है, इसको अलग कर लो भाई, इसको अलग कर रहा हूं मैं, परेशान होने वाली बात नहीं है। देखो k प्लस 1 को उधर लेके जा रहा हूं तो माइनस का 4 मैं इधर से रफ कर दूं, फॉर्मूला तो आपको पता ही है, ठीक है ना आपके पास। तो यहां से देखिएगा माइनस का 4 इंटू के प्लस 1 दैट इज इक्वल टू हमारे पास माइनस का 6 प्लस 3k। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, माइनस का 4k माइनस का 4 इज इक्वल टू माइनस का 6 प्लस का 3k, के को उधर उठा लाओ, माइनस का 4k माइनस का 3k इज इक्वल टू माइनस का 6 प्लस का 4 तो आ जाएगा माइनस का 7k बराबर माइनस का 2, माइनस से माइनस खत्म, k इज इक्वल टू रहेगा 2/k 2/7। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी भाई। 2/7 हो गया तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो रेखाखंड है, यानी कि ये जो है अतः रेखाखंड जो हमारे पास में है वो कितने अनुपात में, वो k अनुपात 1 में था ना। k अनुपात 1 का मतलब कितना होता है, k बटे 1 में था तो k का मान कितना है 2/7 और बटे 1 है ना, 2/7 ऐसे लिख लो, 2/7 बटे 1 तो इसका मान तो 2/7 ही होगा या नहीं होगा। तो कहने की बात यह है कि हम कह सकते हैं अतः अभीष्ट अनुपात, यानी कि जो हमें निकालना था वांछित मतलब जो चाहिए, वांछित अनुपात कितना होगा बेटा, हो जाएगा 2:7। 2:7 ये आपका क्लियर है। ये मेथड आपको बहुत जगह यूज करना पड़ेगा, एनसीईआरटी किताब उठाएं और चलते हैं आगे की तरफ। ठीक है, तो आंसर कितना आया हमारे पास में 2:7। ये वैकल्पिक विधि थी, इसी से आप लोगों को करना है काम। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, इसके ज़्यादा समय ना लेते हुए एग्जाम्पल नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। और 8 को मैं ठीक ठाक एग्जाम्पल मानता हूँ, ठीक ठाक क्वेश्चन भी है जिसमें आपको पेपर में भी पेस्ट क्वेश्चन मिल सकते हैं। इसको रफ करना चाहो, सॉरी इसको नोट करना चाहो तो कर लो, नहीं तो मैं रफ कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा है, आप लोग जब तक मैं इसको थोड़ा सा अपनी जगह तैयार कर रहा हूँ, अपनी किताब में क्वेश्चन पर ध्यान दें। ठीक है, पढ़ें क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, पढ़ा है आप लोगों ने, नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, चलो हम पढ़वाते हैं अभी। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8, उदाहरण नंबर 8। ठीक, भाई साहब कह रहा है कि बिंदुओं A 2-3 और B -7 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बड़े आसानी से क्वेश्चन को करेंगे, समझ के करेंगे, बड़ा आसान क्वेश्चन है। कहा है हमें कि एक लाइन है मेरे पास, मैं समझा रहा हूं, क्वेश्चन को पहले समझ लीजिएगा, कर आप सकते हो खुद ही। ये A पॉइंट है एंड दिस इज अ पॉइंट नंबर B जो हमें दिया गया है, और उनके निर्देशांक भी दिए हैं। मैं अपनी एनसीईआरटी से देख के लिख दे रहा हूं कि 2, -2 और जो B है हमारे पास में वो है 7, B को थोड़ा इधर लिखते हैं ना, B को 7, माइनस का 7,4 है। तो मेरे को इसके बीच में ऐसे 2 पॉइंट्स, क्योंकि इसको हमें निकालना, 2 पॉइंट निकालना ना हमें, हाँ, को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं, अच्छा समत्रिभाजित करने वाले बिंदु, समान 3 भागों में बांटने वाले बिंदु हमें निकालने। अच्छा, समान 3 भागों में अगर किसी लाइन के हमें 3 टुकड़े करने हैं तो 2 ही तो पॉइंट आएंगे बीच में, 1 2 3, तो मतलब सीधी सीधी बात है, हमें 3 पॉइंट निकालने हैं। एक पॉइंट को हम लोग P कह दे रहे हैं और एक पॉइंट को हम लोग Q कह दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। अब बस बात खत्म हो चुकी है, आपको सिर्फ फॉर्मूले लगाने हैं। समत्रिभाजित का मतलब ये है कि जितना हिस्सा ये है उतना ये है उतना ही ये है।
तो आप इस क्वेश्चन को दो तरीके से करिएगा। कैसे? कि एक बार तो आप P निकालिएगा, ठीक है, अनुपात में बता रहा हूं कैसे बनेगा। एक बार आप लोग क्यू करके निकालिएगा। कैसे? देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पहले मैं निकालूंगा, यहां लाइन लिख दूंगा, माना 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 बिंदु, ठीक है ना, P तथा Q, ठीक है ना, माना बिंदु P तथा Q, थोड़ा ऊपर लिखता हूं ताकि स्पेस जो है मिल जाए मुझे, क्वेश्चन थोड़ा लंबा बनेगा ना ये। माना, ठीक है, माना बिंदु, ठीक है, आपके पास में P तथा Q रेखाखंड, ठीक है, रेखाखंड AB को, है ना, रेखाखंड AB को समत्रिभाजित, है ना, समत्रिभाजित समान तीन भागों में, है ना, समत्रिभाजित करते हैं। ये बात तो क्लियर है। अब अगर इस समत्रिभाजित करते हैं, अतः यहां से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं पहले एक काम करता हूं, अच्छा ध्यान से देखिएगा। अगर मैं कहूं ये हिस्सा 1 है, ये 1 है, ये 1 है, तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए इस क्यू को भूल जाऊं तो ये हिस्सा कितना बन जाएगा? 1 + 1 कितना बन जाएगा? ये 2 बन जाएगा। तो हम लोग अगर बिंदु P को निकाले हैं, अतः बिंदु P के लिए अगर हम बात करें, के लिए हम लोग बात करें, P के लिए क्या क्या स्थितियां बनेगी? देखिए आप P को हम लोग कह लें अगर x, y कह लें, ठीक है, तो हमारे पास x1 की वैल्यू बनेगी 2, ठीक है, क्योंकि ये x1 कहलाएगा, ये y1 कहलाएगा, ये हमारे पास x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा, ये हमारे पास m1 हो जाएगा और ये हमारा m2 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो x1 इज इक्वल टू 2 एंड y1 इज इक्वल टू -2, x2 इज इक्वल टू -7 एंड y2 इज इक्वल टू, ठीक है, आपके पास y2 इज इक्वल टू 4 एंड m1 इज इक्वल टू 1 एंड m2 इज इक्वल टू 2। तो अब सीधी सीधी बात है, जो विभाजन वाला हथियार आपको शुरुआत में दिया गया था उसी का यूज करिए और P के निर्देशांक निकालिए। विभाजन सूत्र में हम लोग लगाते थे कि अतः तब x जो निकलेगा वो निकलेगा x1 m2 प्लस x2 m1 अपॉन m1 प्लस m2। बताइए फॉर्मूला मुझे तो याद हो गया भाई, आप लोगों भी इसको जितनी बार सवाल करोगे उतनी बार ही आपको लिखना है ताकि ये आपको समझ में आ जाए। तो x इज इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा? x1 m2 मतलब 2 इंटू 2 प्लस x2 m1 यानी कि आपके पास में माइनस का 7 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन m1 प्लस m2 का मतलब 1 प्लस का 2। सॉल्व कर लो, x इज इक्वल टू आ जाएगा 4 - 7 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू माइनस का 3 अपॉन 2। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास में, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू माइनस का 7 अपॉन 2। फिर हम लोग y लगाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं y निकालते हैं। y क्या बनेगा? ठीक है ना, हमने कहा बिंदु P के लिए काम कर रहे हैं, तो y बनेगा y1 m2 फॉर्मूला प्लस y2 m1 अपॉन m1 प्लस m2। कौन सा फॉर्मूला है? याद करो, विभाजन फॉर्मूला है। तो हमारे पास y1 m2 मतलब माइनस का 2 मल्टीप्लाइड बाय m2 इंटू 2 प्लस 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 y2 m1 मतलब 4 इंटू 1, तो अपॉन कितना आ जाएगा? m1 प्लस m2 3 प्लस 1। तो कैलकुलेट आप अगर करें y इज इक्वल टू तो कितना आ जाएगा? 4 माइनस का 4 प्लस का 4 बाद ही खत्म हो गई, अपॉन गलत कर रहा हूं ना मैं, यहाँ थोड़ा मैंने गलत किया है, शायद ऊपर गलत हुआ है बिल्कुल, कि 1 + 2 2 थोड़ा ही ना होते हैं यार, इतनी गंदी बात, 3 होता है यहाँ, और 3 एकम 3, तो ये माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस का 1। ठीक है, क्लियर है अब? ठीक है, बटे यहाँ पे हमारे पास 2 है, 2 + 1 है ना, 2 + 1 है, तो 2 + 1 तो 3 हो जाएगा, लेकिन 0 हो गया क्योंकि 0/3 तो 0 ही बनेगा। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास में कितना? 0। तो हम ये कह सकते हैं जो P के कोऑर्डिनेट बनेंगे यहाँ पे अगर आप लिखना चाहो तो वो आ जाएंगे -1, 0। बात क्लियर है? पहला आंसर आपका निकल चुका है। -1, 0 आप अपनी एनसीईआरटी में भी चेक कर सकते हैं, उन्होंने थोड़ा सा और डायरेक्ट कर दिया चीज़ों को। एनसीईआरटी में ऐसे नहीं किया, मतलब मैंने खोल के पूरा दिखाया है, m1 m2 x1 x2 y1 y2 की वैल्यूज रख करके सॉल्व करने के लिए पूरा का पूरा। आप ऐसे करें तो थोड़ा और अच्छा लगेगा, है ना।
और उन्होंने कैसे किया मैं उसको करके दिखा दूं इस बार दिखाता हूँ करके, देखिए। चलिए पी को हम लोग कहीं अदर लिख लेते हैं, पी हम इधर लिख लेते हैं, पी हमारा -1,0 है, अलग लिख लिया। अब हमारे पास यहाँ कहीं क्यू पॉइंट था, इसको हम लोग एक्स वाई कह देना। अब हमें ये निकालना है। अच्छा अगर मैं इसको भूल जाऊं तो हमें पता था कि ये भी हिस्सा 1 था, ये हिस्सा 1 था, ये हिस्सा 1 था, तो इधर वाला हिस्सा तो एक साथ आ जाएगा, इस पॉइंट को हटा दिया गया अगर, तो ये हो जाएगा 2, है ना। तो ये आपके पास में सीधी सीधी बात है। अब अगर हम क्यू पॉइंट निकालेंगे, डायरेक्ट निकाल रहा हूँ भाई, जो एनसीईआरटी वालों ने करा, आप ऐसे कर देना कॉपी में तो बढ़िया रहेगा। कैसे कि x1 m2, क्योंकि ये m1 m2 इस बार ये बनेगा, m1 ये बनेगा, m2 ये बनेगा, x1 2 इंटू 1 प्लस 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 माइनस का 7 इंटू 2, माइनस का 7 इंटू 2 अपॉन कितना आ जाएगा 2 + 1 कोमा, अब y का कोऑर्डिनेट y2 माइनस y2 नहीं y1 इंटू m2 प्लस y2 इंटू m1 आपके पास में यानी कि 4 इंटू 2 अपॉन 3 2 + 1 ये मैंने एनसीईआरटी से किया। एनसीईआरटी पे जैसे कर रखा है, एनसीईआरटी आप कहोगे सर जी उसमें पता नहीं क्या कर रखा, आपने कैसे कर दिया। तरीके सही हैं, आपको अगर कहीं जाना है, रास्ते अलग अलग हो, मंजिल एक ही होती है, आंसर ही निकालना है, उसमें कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसको सॉल्व कर लो। देन Q इज इक्वल टू आ जाएगा 2 एकम 2 माइनस के 14 है अपॉन 3 कोमा माइनस का 2 प्लस के 8 अपॉन 3। कैलकुलेट करो, Q जो है वो आ जाएगा 14 माइनस के 12 अपॉन 3 कोमा यह जाएगा 6/3। कैलकुलेट कर लो, हमें ये वैल्यू देगा, Q जो पॉइंट रहेगा वो आ जाएगा 4 × 12, 4 आ गया और 3 आ गया। तो हमारे पास जो P तो था वो -1,0 आया था और Q जो है वो आएगा -4,3। तो मुझे लगता है समझ में आया होगा। अब आप इसको डायग्राम में चाहे दिखा भी दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनको सबको हटा दिए यहाँ से और इस Q को और P को दिखा दो कि भाई P जो था वो -1,0 बनेगा और ये जो Q है वो आपके पास में -4,3 बनेगा। आप लोग आंसर भी चेक अपनी एनसीईआरटी में कर सकते हैं इजीली। ठीक है भाई, बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी आई थिंक। 4,3 थोड़ा ही ना आएगा, मैं जल्दबाजी में शायद गलतियां कर रहा हूँ, तो ये 2 बार कटेगा ना, तो 2 आएगा यार। आज थोड़ा सा मिस्टेक्स हो रही हैं तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, लेकिन साथ ही साथ मिस्टेक मिल रही हैं तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक भाई, अब ठीक है ना, अब तो दिक्कत कुछ नहीं है ना। ठीक है, हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 एंड देन हम जाते हैं 10 के पास, और इतना करने के बाद इस एक्सरसाइज का इंट्रो को समाप्त कर देंगे। चलिए अब आप तब तक क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़िए जरा, 9 क्या कह रहा है, और उसके बाद ही हम लोग आपको क्वेश्चन नंबर 10 करा करके छुट्टी देंगे, इससे पहले बिल्कुल नहीं देंगे। ठीक, आज थोड़ा सा स्पीड तेज रही है मुझे लग रहा है पढ़ाने की, और अगर आपको कहीं तेज नज़र आ रही है स्पीड तो आपको मैं फिर से कहूँगा YouTube ने बहुत अच्छा फंक्शन दिया है, सेटिंग में जा करके आप लोग स्पीड को स्लो कर सकते हैं। ठीक है, स्लो करके देख लीजिए, अगर सही है तो सही में है तो कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 की। एग्जाम्पल नंबर 9 व्हाट कहना क्या चाह रहा है, यहाँ शुरू करेंगे कि हमारे पास बिंदुओं 5 -6 और -1, -4 को जोड़ने वाली रेखा खंड को y अक्ष किस बिंदु पर y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है, इस प्रतिच्छेद बिंदु के निशान ज्ञात करो। बहुत ही लड्डू क्वेश्चन है। ठीक, लड्डू क्वेश्चन है। हमें ये कहा है, देखिए डायग्राम तो पूरा ग्राफ में तो जाएंगे नहीं, हम सिंपली समझाएंगे आपको कि हमें ये कहा है कि एक लाइन है, क्वेश्चन की सेंस समझ लेना बस, क्वेश्चन फिर आप खुद ही कर दोगे। हमारे पास ये बी पॉइंट है एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इट, इसके ए के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं मेरे पास 5, -6, 5, -6 बेटा, एंड ये वाला जो है हमारे पास वो है -1, -4, -1, -4 है, राइट। और -1, -4 है कि एक पॉइंट हमें लोगों को y अक्ष किस अनुपात में काटता है। सपोज कर लो यार, अच्छा y अक्ष किस पॉइंट पे काटेगा, मान लीजिए ये y अक्ष है, आप कहोगे सर जी y अक्ष तो ऐसी होती है सीधी, x अक्ष ये होती है, क्योंकि ये x अक्ष तो नहीं है AB,
तो वाई अक्स हमने कहा कि सपोज कर लो हमने एक लाइन ऐसी कहीं भी एट रैंडम खींच दी ऐसे करके कि ये वाई अक्स इसको यहां पे काटता है, ठीक भाई, और पूछ रहा है कि किस अनुपात में काटता है। और हमने कहा था कि अगर अनुपात ज्ञात करना होगा तो हम लोग उसको कहेंगे कि के अनुपात 1 में काटता है। अभी भी क्वेश्चन नंबर 7 करके आए हैं। कौन सा क्वेश्चन किया है? 7 करके आए हैं। ये वाई एक्स है। अब आपसे पूछूंगा मैं एक चीज है, लेकिन आंसर मुझे शायद कमेंट में मिले, डायरेक्ट तो तुम दे नहीं पाओगे, है ना, कि अगर ये वाई एक्स है तो ये जो पॉइंट P होगा तो इसके कोऑर्डिनेट कैसे होंगे? अगर कोई बता पाए, सोचो थोड़ी देर, वीडियो को पॉज कर दो, रोक दो यहीं पे और कोशिश करो इस P के निर्देशांक बिना किताब में देखे बताएं क्या होंगे। भैया वाई अक्ष पे अगर कोई भी पॉइंट होता था तो उसमें हमेशा x का कोऑर्डिनेट 0 होता था, तो इसके कोऑर्डिनेट 0, y टाइप के होंगे, 0, y। तो बेटा कहने की बात सिर्फ इतनी है कि अगर ये वाई एक्स है और इस लाइन सेगमेंट को, इस लाइन को काट रहा है तो P के कोऑर्डिनेट जो होंगे 0, y होंगे, क्योंकि x का मान 0 होगा, क्योंकि वाई एक्स है यार, ये वाई एक्स है। और वाई एक्स पे कहीं भी कोई भी पॉइंट लोगे, एनीवेयर, कहीं चले जाना जिंदगी भर वाई एक्स पे, उस पे x का मान हमेशा ही 0 रहेगा, x का मान हमेशा ही 0 रहेगा। तो यही खेल था और बस, और कुछ नहीं था। अब सीधी सीधी बात है, x का मान तो हमें पता ही है 0 है। x इज इक्वल टू, हमने फॉर्मूला पढ़ा है, x1 y2 x1 m2 प्लस y1 m2 x2 m1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है ना, ये तो पढ़ाई है। इसका यूज करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है बेटा यूज करने की आवश्यकता? बताइए आप मुझे, क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि x का मान पहले से ही हमें पता है, हमें सिर्फ y का मान फाइंड आउट करना है। ठीक बात है, y का मान फाइंड आउट करना है, ठीक, y का मान फाइंड आउट करना। लेकिन नहीं 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 नहीं, थोड़ा गड़बड़ में, जल्दबाजी में, थोड़ा एक्साइटेड होके आपको कुछ ज्यादा सिंपल चीज बता दी। हमें y का मान नहीं, दो चीजों का मान निकालना ना बेटा, कि एक तो निकालना y का मान, एक निकालना k भी तो चाहिए ना मेरे को, ठीक है, आपके पास में, तभी तो बात बन पाएगी। ये पॉइंट थोड़ा ही निकालना है, हमें तो ये k निकालना है। मेरा थोड़ा सा समझने का फिर रहा है इस क्वेश्चन को, तो हम इस k का मान निकालना है। तो हम लोग सीधी सीधी बात है, हम लोग लगाएंगे, क्योंकि x इज इक्वल टू होता है x1 m2 प्लस x2 m1 अपॉन m1 प्लस m2। अब आप समझिएगा बेटा कि x की वैल्यू कितनी है? 0 है, तो 0 पुट करेंगे, और x1 कितना है? दिस इज x1 एंड दिस इज y1, दिस वन x2 एंड दिस वन y2। ये m1 रहेगा और ये आपका m2 रहेगा, इजीली क्लियर है। तो अब जब हम इसमें रखेंगे x की वैल्यू 0, बात खत्म। ये x है, ये x है, ये x है, x की वैल्यू 0, x1 कितना है? 5 इंटू m2 कितना है? 1 प्लस x2 कितना है? x2 कितना है? माइनस का 1 इंटू m1 कितना है? k अपॉन k प्लस 1। बात खत्म हो गई यहीं पे। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो खत्म हो जाएगा ये, भाई 0 में मल्टीप्लाई होगी तो 0 बराबर आ जाएगा 5 माइनस का k, या फिर k को उधर ले आओ, k इज इक्वल टू 5, ठीक है, k इज इक्वल टू 5। या ये कह सकते हैं, अच्छा k को हम लिख सकते हैं 5 अपॉन 1, तो 5 अनुपात 1 जो है आपका आंसर आएगा। तो लिख सकते हैं, अतः रेखा AB को y अक्ष 5:1 में विभाजित करता है, क्लियर है ना, क्लियर ना, ठीक है, बात खत्म हो गई। द लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं और देखते हैं फिर कि कितना समय और लगता है। उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम लोग शुरू करेंगे, संभवतः आज ही शुरू कर देंगे, ठीक है, रफ करें। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 की तरफ चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 10, सॉरी, क्या कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 10? देखिए ध्यान से, कि हमें कहा गया है एग्जाम्पल नंबर 10 में, आप लोग लैंग्वेज पढ़िएगा और सामने लिखी हुई है कि यदि बिंदु A B दिए गए हैं, A,
ए है 6,1, बी है 8,2 और सी है 9,4 और डी है P,3 एक चतुर्भुज के शीर्ष हों के शीर्ष इसी क्रम में हो तो P का मान बताइए। बड़ा लड्डू क्वेश्चन है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, 2 मिनट की बात है। देखिए चतुर्भुज है हमारे पास, कौन सा चतुर्भुज है ये? समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज ऐसा होता है मेरे भाई, ऐसा ही तो होता है। ठीक है, थोड़ा और बड़ा बनाओ, चल जाएगा काम, चल जाएगा। थोड़ा और बड़ा बना लेते हैं ताकि आपको क्लियरिटी रहे। देखिए ये आपके पास में ऐसे, ये फिर ऐसे और ये फिर ऐसे, ये है। इसको ए कह देंगे, इसको बी कह देंगे। अच्छा, इसको बिंदु मानते समय ध्यान रखना, ए बी सी डी ये गलत क्रम है, ये नहीं सही है। आप ऐसे नहीं मानते, ऐसे करते हैं ए बी सी यहीं आएगा, बंदरों की तरह नहीं मानना, कभी कहीं किसी को बिठा दो। तो हमें ए के कोऑर्डिनेट दिए हैं 6,1 और बी के कोऑर्डिनेट दिए हैं 8,2 ठीक है। और आपको सी के कोऑर्डिनेट 9,4 ठीक है। और आपके पास डी जो दिया है वो दिया है P,3 ठीक। मेरे को पी के कोऑर्डिनेट निकालना है। अच्छा एक बात सुनिएगा, मेरी एक नोट क्या एक ध्यान रखना कि हमेशा जो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण होते हैं ना, ये विकर्ण होगा और ये जो विकर्ण है हमेशा समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ये लाइन याद रखना, एनसीईआरटी में भी लिखा है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, ठीक है, समांतर ठीक है, चतुर्भुज के विकर्ण ठीक है, परस्पर समद्विभाजित, इसका मतलब समझाऊंगा मैं, समद्विभाजित ठीक है करते हैं। मतलब कहने की बात ये है कि ये जो पॉइंट आएगा ना, ये जो पॉइंट आएगा वो इस AC का भी मध्य बिंदु होगा और इस BD का भी मध्य बिंदु होगा। अच्छा पॉइंट तो एक ही होगा, यानी कि ये कह सकते हैं कि विकर्ण AC का मध्य बिंदु जो रहेगा, मध्य बिंदु ठीक है आपके पास में, वो बराबर होगा BD के मध्य बिंदु के, BD का मध्य बिंदु। बात समझ में आ रही है? BD का मध्य बिंदु। तो विकर्ण का जो मध्य AC का मध्य बिंदु कैसे निकालोगे? अभी फॉर्मूला बताया था आपको, मध्य बिंदु का फॉर्मूला बताया था। अगर ये हमारे पास x1 है, ये y1 है और ये x2 है और ये y2 है, तो बीच वाला पॉइंट आएगा x1 प्लस x2 बटे 2, शुरुआत में ही बताया था। ये y1 प्लस y2 बटे 2 शुरुआत में ही बताया था मेरे भाई। तो लगाइए, पहले AC का निकालिए, 6 प्लस 9/2, 6 प्लस 9/2 कोमा 1 प्लस 4/2, समझे नहीं आप लोग? ये मध्य बिंदु है AC का, 6 प्लस 9/2 यानी कि इसके कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूं मैं इस वाले के, और 1 प्लस 4/2 दैट इज इक्वल टू BD का मध्य बिंदु 8 प्लस P/2, साथ ही साथ 2,3/2। समझ में आई बात? यह आ जाएगा मेरे पास में 15/2 5/2 ठीक है, बराबर 8 प्लस P/2, इसको कुछ कर ही नहीं पाएंगे, और 5/2। अब दोनों पक्षों में आपको तुलना करनी है सिर्फ। देखिए 5/2 सेम ही होगा क्योंकि बिंदु तो एक ही है ना, तो आएगा ही आएगा। इसका जो कोटि है वो भी 5/2 है, वो भी है, तो इसका मतलब ये भी चीजें बराबर होनी चाहिए कि 15/2 बराबर होना चाहिए था 8/P के बटे 2 के। 2 से 2 कट जाएगा, 8 को उधर फेंक के मारेंगे, सॉल्व कर लेना, P का मान आ जाएगा 7। कितना आ जाएगा? 7। तो हमारे पास P का मान इसमें 7 ही है। तो थोड़ा सा स्पीड पकड़ ली गई थी लास्ट एग्जाम्पल में, आप लोग थोड़ा आराम से समझ लीजिएगा स्लो करके वीडियो को। तो ये था पूरा का पूरा इंट्रो आपका एक्सरसाइज 7.2 का, और बस हम लोग शुरू करते हैं इसका क्वेश्चन 7.2 के क्वेश्चन। और आप लोग अभी इस वीडियो को तो यहीं रखिएगा और नेक्स्ट वीडियो में इसकी आप लोग पढ़िएगा एक्सरसाइज को। धन्यवाद।